ऐसे मुकदमे जिसके आज जो कहानी है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो इतने लंबे वक्त तक लड़ा जाए और जिसमें दो पार्टी सिर्फ ना हो बल्कि दो मुल्क भी उसमें इन्वॉल्व हो, दो देश भी उसमें इन्वॉल्व हो और एक तीसरे देश में मुकदमा लड़ा जा रहा हो, ऐसी कहानियाँ बड़ी कम होती हैं। कहानी हैदराबाद की है। कहानी एक ये भी होता है कि बैंक में पैसे रखते हो उसके बाद वो कितनी तेज़ी से बढ़ता है, उसका इंटरेस्ट कितना बढ़ता है, ये भी एग्जाम्पल है। करीब 70-72 साल पहले 1 मिलियन यानी कि लगभग 10 लाख पाउंड लंदन के एक बैंक में जमा किया जाता है और 70-72 साल बाद उसकी कीमत हो जाती है करीब 33 मिलियन या 35 मिलियन के करीब, मतलब 3 अरब रुपए, 300 करोड़ से ज़्यादा। ये कहानी है उसकी, कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान और एक निज़ाम फैमिली जो हैदराबाद की थी इसमें कैसे इन्वॉल्व है। लेकिन इस ख़जाने के बारे में जाऊँ, इस पैसे के बारे में जाऊँ, इसके मुकदमे के बारे में जाऊँ, वो आपको पूरा बताऊँ कि 72 साल बाद कैसे एक मुकदमा जीता गया, पाकिस्तान हारा और कैसे अब ये करीब 3 अरब रुपये इसके 3 हिस्से होंगे। एक भारत सरकार को मिलेगा और एक जो हैदराबाद के निज़ाम है उनके जो ख़ानदान के लोग हैं, जो 2 भाई हैं, उनमें ये बटेगा। कितना कितना किसके हिस्से में आएगा ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस ख़जाने और इस मुकदमे की कहानी सुनाऊं उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये ख़जाना हैदराबाद से या ये पैसे हैदराबाद से लंदन तक क्यों पहुंचा और कैसे पहुंचा, किन हालात में पहुंचा। आज़ादी का दौर था, अंग्रेज़ हिंदुस्तान को आज़ाद कर चुके थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ने तिरंगा लहराया, इसके बाद फिर पाकिस्तान बना। और इस पूरी आज़ादी के दौरान और आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में चूँकि बहुत सारी अलग अलग रियासत थी, अलग अलग राजाओं महाराजाओं का अपना वहाँ पे हुकूमत हुआ करती थी, तो कोशिश की गई थी कि जितने भी अलग अलग रियासत हैं उन सबको हिंदुस्तान में मिलाया जाए और उसको एक देश बनाया जाए। इस कोशिश में कामयाबी भी मिली। अलग अलग, आप सभी को पता है, बहुत सारे रियासत जो है वो एक एक करके हिंदुस्तान के साथ जुड़ते गए। लेकिन 3 ऐसी रियासतें बची थी जो 1948 आ गया, उसके बावजूद वो हिंदुस्तान के साथ शामिल नहीं हुई थी, हिंदुस्तान में नहीं मिली थी। और उन तीनों के साथ ये था कि हम अलग देश बने या हमें अलग ख़ास दर्जा मिले या कुछ चीज़ों के साथ हिंदुस्तान के साथ चाहें बाकी चीज़ें हमारी अपनी हो। तो इसको लेकर 3 ऐसी रियासत थी जिसका उस वक्त तक भारत में विलय नहीं हुआ था। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा हैदराबाद। बाद में जम्मू कश्मीर एक कुछ शर्तों के साथ विलय हो गया, या कहानी आपको सुना चुका हूँ। जूनागढ़ भी मिल चुका था। जूनागढ़ का इसलिए था क्योंकि वो पाकिस्तान के उधर करीब बॉर्डर सरहद भी लगता था, लेकिन वो हिंदुस्तान में जूनागढ़ भी मिल गया। अब बचा सिर्फ एक हैदराबाद। हैदराबाद हिंदुस्तान के बहुत बड़े एक इलाके में बसा हुआ और हैदराबाद बड़ा अमीर उस वक्त रियासत। जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो दुनिया के 5-7 रईसों में उनकी गिनती होती थी। हैदराबाद की इस रियासत और इस पूरी जो हुकूमत थी उसकी कहानी ये थी कि जब मुग़लों का यहाँ पे राज था तब समरकंद से एक आसफ जाह वंश है, जो आसफ जाह, ये पूरी वंश हैदराबाद आई और मुग़लों ने आसफ जाह वंश के लोगों को ही हैदराबाद का गवर्नर बनाया और कहा कि आप यहाँ की रोज़मर्रा रूटीन की चीज़ें देखें। हुकूमत मुग़लों की थी लेकिन गवर्नर जो थे वो समरकंद से आए हुए आसफ जाह के वंश के लोग थे। इस वंश के जो लोग वहाँ पे जो गवर्नर बने उनको वहाँ पे निज़ाम कहा गया। निज़ाम उर्दू का शब्द है। निज़ाम का मतलब होता है जो पूरा इंतज़ाम संभालता हो, इंतज़ामिया कमेटी संभालता हो, और उसको नाजिम भी कहते हैं जो इनका हेड होता है। तो मुग़लों के दौर में ये निज़ामत वहाँ शुरू हुई, अलग अलग निज़ाम आए और उन्हीं का दौर चलता रहा। जब औरंगज़ेब का वक्त आया, उसके बाद औरंगज़ेब के बाद मुग़ल सल्तनत फिर कमज़ोर हुई और हैदराबाद एक तरह से निज़ाम के ही हाथों में चला गया। तो अलग अलग वक्त में कुल 7 निज़ाम हुए हैदराबाद के जिन्होंने रूल किया। 7वें और आखिरी जो निज़ाम थे मीर उस्मान अली ख़ान सिद्दीकी। जब भारत आज़ाद हुआ तब हैदराबाद के निज़ाम यही थे, मीर उस्मान अली ख़ान सिद्दीकी। और उस वक्त हैदराबाद की हैसियत ये थी कि हिंदुस्तान में और किसी रियासत में ऐसा नहीं था। इनकी अपनी बाकायदा रेलवे थी, अपनी डाक टिकट थी, अपनी करेंसी थी और मतलब एक तरह से फुल फ्लेज एक कंट्री के तौर पे ये काम कर रहे थे। भारतीय करेंसी को भी ये नहीं मानते थे। इस बीच में जब आज़ादी हुई तो हैदराबाद के निज़ाम को समझाने की कोशिश की गई कि आप हिंदुस्तान से मिलिए। अब हैदराबाद के जो निज़ाम तो जाहिर सी बात है मुस्लिम, लेकिन वहाँ की जो मेजॉरिटी थी, अक्सरियत थी, वो हिंदुओं की आबादी की थी। लगभग 75% आबादी हिंदुओं की थी, 20 से 25% मुस्लिम थे। लेकिन जो रूलर थे वो मुस्लिम थे निज़ाम, और जो बड़े बड़े तमाम ओहदों पे थे, जो पद पे बैठे हुए थे, वो भी मुस्लिम थे। तो एक तो पैसे काफ़ी और काफ़ी अमीर हैदराबाद, तो इस वजह से पाकिस्तान की भी नज़र थी बंटवारे के वक्त। अब हैदराबाद के साथ 2 चीज़ें थी
या तो हिंदुस्तान के साथ जाए या पाकिस्तान के साथ जाए। पाकिस्तान के साथ जाने में एक अड़चन ये थी कि हैदराबाद इस तरीके से जहाँ पे बसा हुआ है वो एक लगभग बीच में है, तो पाकिस्तान के साथ जाने का मतलब ये था कि वो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होनी। लेकिन हैदराबाद के निज़ाम ये चाहते थे कि वो ना पाकिस्तान के साथ जाए और ना हिंदुस्तान के साथ रहे, वो एक आज़ाद मुल्क हो और उनका अपना राज्य हो। लेकिन हिंदुस्तान इसलिए तैयार नहीं। काफ़ी बातचीत हुई उस वक्त, अंग्रेज़ों ने भी बीच में काफ़ी समझौता कराने की कोशिश की, कई ऐसे समझौते हुए भी, लेकिन वो पूरे हुए नहीं। लास्ट में फिर निज़ाम को लगा तो उसने कहा कि ठीक है कि आप फ़ॉरेन और करेंसी ये चीज़ें ले लें, बाकी जो है वो चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दें, वो तो हमारी राजशाही हमारी निज़ामत कायम रहे। बट ये चीज़ थी नहीं कि पॉसिबल नहीं था कि सारी रियासत मिल जाए और एक हैदराबाद को अलग इस तरीके से किया जाए। इसको लेकर बड़ी सारी फिर धमकियाँ वमकियाँ भी मिली कि यहाँ ऐसा होगा तो हिंदुओं का कत्लेआम होगा, बहुत सारी चीज़ें चलती रही। और सबसे बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तान को लालच था हैदराबाद में जो दौलत थी उसको लेकर भी, और निज़ाम के पास इतनी दौलत थी कि उस ज़माने में दुनिया के 5 या 7 अमीरों में पूरे वर्ल्ड में गिनती होती थी। 1940 में टाइम्स मैगज़ीन, जो इतनी प्रतिष्ठित मैगज़ीन है, उसने कवर फ़ोटो पे निज़ाम की तस्वीर छापी थी। कहते हैं कि निज़ाम के पास जो मोती है, हैदराबाद की मोती बड़ी फेमस होती है, असली मोती, वो इतनी ज़्यादा मोतियाँ थी कि अगर उसको वो सड़क पे डाल देते तो कई किलोमीटर तक सड़क छुप जाती। दुनिया का सबसे बड़ा 5वां हीरा निज़ाम के पास था, जो मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी, और कहते हैं कि उस डायमंड का वो इस्तेमाल क्या करते थे, उसको पेपर वेट की तरह यूज़ करते थे। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हीरा। तो ये पूरी हिस्ट्री थी। और फिर मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी जो आखिरी और 7वें निज़ाम, उनकी शादी जो हुई वो तुर्की के आखिरी खलीफा थे उनकी बेटी से हुई। तो ये सारी चीज़ें थी। जितने मुस्लिम मुल्क थे उसके साथ बड़े अच्छे रिश्ते थे। कहते हैं कि जब महारानी क्वीन एलिज़ाबेथ की शादी हुई थी तब बहुत बड़ा ताज और क्या क्या सबसे महंगा जो गिफ्ट था वो हैदराबाद के निज़ाम में गिफ्ट किया था। तो ये उनका एक दबदबा था, सब कुछ था, और इसी से लगता था कि शायद बाकी मुस्लिम मुल्क जो हैं वो मदद करेंगे। अमेरिका से भी उस वक्त मदद मांगी, शायद ट्रूमैन थे जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, लेकिन अमेरिका ने फिर इस चीज़ से हाथ खींच लिया क्योंकि वो जोग्राफिकल पूरा एरिया ऐसा था कि वो हैदराबाद अलग जा ही नहीं सकता था और हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं था। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि बातचीत के ज़रिए इस हैदराबाद को हिंदुस्तान में विलय के लिए जो कोशिश वो पूरी हो, लेकिन निज़ाम तैयार नहीं थे, धमकाया भी गया तब भी तैयार नहीं हुए। तो सरदार पटेल ने फिर कहा कि इसके लिए तमाम कोशिशें जब नाकाम हो गई तो ये हुआ कि वहाँ पे चढ़ाई कर दें। नेहरू तैयार नहीं थे, लेकिन फिर और कोई रास्ता नहीं था। तो आखिर में अब ये भी था लेकिन कि अगर वहाँ पे हम फ़ौज भेजते हैं और हमला करते हैं तो चूँकि उस वक्त तक हिंदुस्तान का वो पार्ट नहीं था, हैदराबाद एक अलग रियासत थी, तो इसका मतलब होगा कि एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे हमला किया तो ये बात फिर यूएन में और बाकी जगहों पे वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जा सकती थी, तो फ़ौज भेज के हमला भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तब फिर ये प्लान हुआ कि हैदराबाद पे हमला किया जाए और हैदराबाद को अब कब्ज़े में जंग से ही जीता जा सकता है। हैदराबाद की अपनी सेना थी, आर्मी थी जैसा मैंने बताया, लेकिन उनकी एक और थी रजाकर। रजाकर जो थी वो निज़ाम की अपनी एक प्राइवेट गार्ड टाइप के आप मान लीजिए, करीब 2 लाख लोग उसमें शामिल थे और ये ज़्यादातर मुस्लिम थे और बड़े विश्वसनीय, बड़े ख़ास। तो इन लोगों ने उस वक्त जब ये बात चल रही थी तो हैदराबाद में बड़ा कोहराम भी मचाया और बहुत सारे कत्लेआम हुए। इसी के बाद फिर हिंदुस्तान ने एक प्लान किया कि नहीं, हैदराबाद को जीतना है, तो एक गुप्त प्लान किया गया, एक सीक्रेट मिशन बना और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो इसलिए नाम दिया गया कि उस वक्त हैदराबाद में 11 पोलो ग्राउंड थे और शायद दुनिया के किसी एक शहर में सबसे ज़्यादा पोलो ग्राउंड होने का रिकॉर्ड हैदराबाद के पास था, तो इसलिए इसको ऑपरेशन पोलो दिया गया नाम। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर चढ़ाई कर दी और 5 दिन तक ये लड़ाई चली। कहते हैं कि इसमें 35 से 40 हज़ार लोग मारे गए। हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि करीब 2 लाख लोग मारे गए। और उसके बाद 5 दिन की लड़ाई के बाद 100 कुछ घंटे के बाद जो मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी, इन्होंने सरेंडर कर दिया और इस तरीके से फिर हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया। लेकिन इस पूरी लड़ाई के दौरान जब कई ये मैसेज, एक तो जो निज़ाम थे वो पाकिस्तान से मदद बाकी लोगों से लगा था कि मदद होगी और हिंदुस्तान को भी लगा कि अगर कहीं ये फ़ौजी चढ़ाई और हमले की बात दुनिया तक जाएगी तो थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है।
तो हमारा स्टैंड ये था कि हैदराबाद में कोई हमने फ़ौज नहीं भेजी है, बल्कि ये पुलिस लड़ाई लड़ रही है। तो पुलिस का नाम जैसे ही आता है वैसे ही मामला इंटरनल हो जाता है। तो ये वहाँ की पुलिस जो है वो लड़ रही है और पुलिस जो है वो सारी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से देख रही है। तो जब पुलिस की बात आई तो फिर बाकी मुल्क भी पीछे हट गए, क्योंकि सेना की बात आती तब शायद ये मामला थोड़ा टेढ़ा हो जाता। तो जब ये लड़ाई चल रही थी और जब ये लग रहा था हालात ख़राब थे और हैदराबाद के निज़ाम को भी पता था कि हिंदुस्तान चढ़ाई कर सकती है, उसी वक्त इन निज़ाम के एक फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त, वित्त मंत्री, जिनका नाम था नवाब मोइन नवाज़ जंग। ये निज़ाम के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो निज़ाम को लगा कि जंग होगी, पता नहीं क्या हो सकता है। तो उस वक्त उन्होंने अपने ख़जाने में से 10 लाख पाउंड, जो उस वक्त इंडियन करेंसी में करीब 89 करोड़ रुपीज़ हो रहा था, 90 करोड़ के आसपास मान लीजिए, तो अपने इस वित्त मंत्री के ज़रिए इन्होंने लंदन भिजवाई। और उस वक्त लंदन में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, उच्चायुक्त थे, हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह, इनके पास वो रकम भिजवाई और कहा कि ये रकम आप अपने अकाउंट में जमा कर दीजिए। मतलब जो पाकिस्तान का उच्चायुक्त जो लंदन में था, हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह, उसका एक अकाउंट था और जिस बैंक में अकाउंट था उस बैंक का नाम था नेटवेस्ट। नेटवेस्ट मुझे देख के बाकी तो चीज़ें पता नहीं, जो इंग्लैंड में आमतौर पे क्रिकेट के जितने सीरीज़ होते हैं आप देखेंगे उसमें बहुत सारे, पहले वोडाफोन होता था, अब नेटवेस्ट के वो जर्सी वर्सी पे लोग हैं, मतलब स्पॉन्सर्ड जो है इंग्लैंड की टीम की, शायद नेटवेस्ट बैंक एक बड़े स्पॉन्सर है। तो पाकिस्तान के उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम का अकाउंट इंग्लैंड के बैंक नेटवेस्ट में, उसमें अकाउंट था। निज़ाम ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर के ज़रिए वहाँ पे पैसे भेजाए, करीब 89 करोड़ 1 मिलियन पाउंड, और ये वहाँ जमा करा दिया। इसके ज़रिए उनका ये भी था कि पाकिस्तान कुछ मदद करेगा या बाकी आने वाले वक्त में हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। बात आई गई हो गई, ये पैसे वहाँ चले गए। लेकिन इस बीच में फिर हिंदुस्तान ने वहाँ चढ़ाई कर दी। 5 दिन की लड़ाई के बाद निज़ाम ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, वो हिंदुस्तान का एक स्टेट बन गया, निज़ाम की निज़ामत कायम रही। तो बाकी अब चीज़ें फिर नॉर्मल हो गई। ये सारी चीज़ें जब नॉर्मल हो गई और इस दौरान में वो पैसे वहीं पड़े रहे, निज़ाम को मालूम था कि वो पैसे कहीं जाएंगे नहीं। और 1967 में जो 7वें और आखिरी निज़ाम थे हैदराबाद के, मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी, इनकी मौत हो गई। पर मौत से पहले इन्होंने अपने जो वंशज थे, अपने बेटे, उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे 1 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के नेटवेस्ट बैंक में पाकिस्तान के जो एम्बेसडर उस वक्त हबीब इब्राहिम, उसके अकाउंट पे हमने रखवाया हुआ है। अब इनके जो बेटे थे, एक मुकर्रम जेह और दूसरा मुफ्तकम जेह। तो मुकर्रम जेह जो है वो एक्चुअली में 7वें निज़ाम के बाद अघोषित तौर पर एक तरह से 8वें निज़ाम का है। हालांकि निज़ामत ख़त्म हो गई, लेकिन 8वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी का जो बेटा, वो 8वें निज़ाम का एक तरह से उसको दर्जा दिया गया। तो उसे ये पता चली बात 1967 में, जैसे ही निज़ाम की मौत हो गई मीर उस्मान की, तब उसने पाकिस्तान और वहाँ पे जो एम्बेसडर थे हबीब इब्राहिम, उससे कहा कि आप वो हमारे जो वालिद के पैसे हैं वो हमें लौटा दीजिए। यहीं से लड़ाई शुरू होती है। हबीब इब्राहिम ने कहा कि इस पैसे पे आपका कोई हक़ नहीं है, ये पैसा पाकिस्तान का है और हम ये आपको नहीं लौटा सकते। तो अब ये बात उलझ गई कि ये कैसे हो सकता है, ये पैसा तो हमारा था और वहाँ क्यों गया। तो इसको लेके फिर कानूनी लड़ाई शुरू हुई। इन दोनों भाइयों ने जो है लड़ना शुरू किया कि ये पैसे हमें मिले, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार ही नहीं था कि वो पैसे लौटाए। और इसके लिए अलग अलग दलील थी। पाकिस्तान ने पहले कहा कि हमने उस वक्त जब हिंदुस्तान ने चढ़ाई की थी और उस वक्त निज़ाम ने हमसे मदद मांगी, हमने बहुत सारे हथियार सप्लाई किए, उस हथियार के एवज में ये पैसे दिए गए थे, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं थे। तो अब पाकिस्तान के साथ इस पैसे को लेके लड़ाई शुरू हो गई कि किसी तरह से आप हमें ये पैसे लौटा दो। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं। फिर मामला कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में जाने के बाद अब कानूनी लड़ाई शुरू होती है और ये लड़ाई लंबी चलती है। मतलब 70-72 साल के बाद ये आपको जो मैं बता रहा हूँ कि फैसला आया है, तब तक। तो शुरुआत के जो मुकदमे हुए उसमें पाकिस्तान जीती। जब पाकिस्तान ने ये दलील दी कि उस वक्त निज़ाम ने पैसे दिए थे, हमने बदले में उनको हथियार दिए और ये दिए वो दिए, तो उसमें पाकिस्तान की जीत हुई। फिर ये जो निज़ाम के 2 बेटे थे, जो दोनों भाई, इन्होंने फिर ऊपरी अदालत में चैलेंज किया, फिर अलग अलग अदालत में मामला गया। लेकिन तमाम अदालतें शुरुआत में पाकिस्तान के हक़ में रहीं और उन्होंने कहा कि, और पाकिस्तान ने यह भी कहा कि निज़ाम जो है या उनकी फैमिली अब हम पे मुकदमा नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, तो आज़ाद मुल्क पे वो मुकदमा नहीं ठोक सकते। तो वहाँ की अदालत ने यह भी मान लिया और कहा कि हाँ ये गलत है, तो इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते।
ये बातचीत सब चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था, और इसी के बाद में वो पैसे जो है अभी तक नेटवर्क बैंक में पड़ा हुआ है, साल दर साल बीतते जा रहे हैं, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, बट पैसे बैंक में है। अब होता क्या है कि इसके बाद पाकिस्तान जब कुछ मुकदमे जीत गया, फिर भी ये पैसे वहाँ पड़े हुए हैं, तो लास्ट में पाकिस्तान ने बैंक, जो नेटवर्क बैंक है, उसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया, और उसने कहा कि चूंकि हमें ये पैसे अदालत से है, ये पैसे पे हमारा हक है, तो आप ये पैसे रिलीज़ करो और हमें दे दो। जब ये बात आई तो अब जाहिर सी बात है बैंक के ऊपर बात आ गई कि उसने उसके खिलाफ मुकदमा ठोका और वो पैसे मांग रहा है और वो पुराने फैसलों का हवाला दे रहा है। तब फिर बैंक ने इनिशिएटिव लिया, कदम उठाया, और उसने कहा कि ठीक है, जो भी पार्टियां हैं हम उनसे बात करेंगे। इस दौरान में ये हुआ कि ये दोनों भाई लगातार, जो निज़ाम के बेटे थे, ये कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। इस दौरान में प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री जो पुराने थे उन सबसे ही मिलते रहे, उनसे भी मदद मांगते रहे, बल्कि कई बार जो दिल्ली में, नई दिल्ली में पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, उनसे भी बातचीत की। एक वक्त ऐसा आया 2007 में, जब कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट की बात आई, क्योंकि पैसा बैंक में पड़ा हुआ था, ना पाकिस्तान को मिल रहा था, ना निज़ाम को मिल रहा था, कोई फ़ायदा नहीं था, तो वो सेटलमेंट तक की बात आई, किसी वजह से वो बात टूट गई। फिर भारत सरकार को इन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया। भारत सरकार के साथ एक समझौता हुआ और उसमें एक आ गया कि ठीक है, हम मिलकर मुकदमा लड़ेंगे और जो भी पैसे आएंगे, तो वो उसमें एग्जैक्ट नहीं है कि किसका क्या अमाउंट होगा, लेकिन ये है कि इसके 3 हिस्से होंगे, एक भारत सरकार को और जो 2 भाई कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे निज़ाम के बेटे, उनको। तो इस समझौते के बाद फिर से मुकदमा शुरू हुआ, लड़ाई चलती रही, और इसी दौरान में लोअर कोर्ट से लेके बाकी सब सारे कोर्टों में मामला चलता रहा। और फिर बैंक के ऊपर पाकिस्तान ने जो गलती की, उसने नेटवर्क बैंक के ऊपर मुकदमा ठोक दिया कि अब आप हमें ये पैसे दे दो और हम इस पैसे को रिलीज़ कर दें, क्योंकि इसमें हमारा कब्जा है। तब बैंक ने फिर कहा कि ठीक है, हम सारे इसमें जो भी पार्टी हैं उनको सबके साथ बात करेंगे, और कोर्ट में चला गया बैंक भी। पाकिस्तान एक पक्ष इंडियन गवर्नमेंट और 2 भाई निज़ाम के, इन सारों को वहाँ पे पेश किया गया, अलग अलग सबने दलीलें दी, सबूत दी, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद जो कोर्ट में सिर्फ एक चीज़ हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान बैंक गया था, वो ये कि पाकिस्तान के हक़ में तो बैंक ने फैसला दे दिया था, लेकिन कोर्ट ने साथ ही इसका ये भी कहा था कि जब तक आखिरी निपटारा ना हो जाए, ये पैसा बैंक में ही फ्रीज रहेगा और ये किसी को नहीं मिलेगा, पाकिस्तान को भी नहीं मिलेगा, जब तक आखिरी फैसला नहीं आ जाता है। तो आखिरी फैसला नहीं आएगा तब तक बैंक में रहेगा। तो इस वजह से फिर पाकिस्तान बैंक के ऊपर चढ़ जाता है और पाकिस्तान नेटवर्क बैंक के खिलाफ भी मुकदमा कर देता है कि आप पैसे फ्रीज हमें दे दो। तब फिर इस बैंक के कोर्ट में जाने के बाद फिर मामले की सुनवाई होती है, और आखिरकार जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया था वहाँ की अदालत ने कि ठीक है ये आप ही का है, लेकिन पैसे फ्रीज़ भी कर दिए थे, उस फैसले के ख़िलाफ़ फिर बैंक पहुँचता है कोर्ट में, और अब सबसे बड़े कोर्ट में ये मामला जाता है, और ये कोर्ट था रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। तो रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला गया। रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान का पक्ष सुना, हिंदुस्तान का पक्ष सुना, दोनों भाइयों का पक्ष सुना, और उसके बाद अभी लास्ट वेडनेसडे को उसने अपना फ़ैसला सुनाया, और उसने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि जब हिंदुस्तान ने 1948 में हैदराबाद पे हमला किया था, तब उस वक्त पाकिस्तान ने हथियारों की सप्लाई की और उसके बदले में निज़ाम ने उसके लिए पैसे दिए थे, इसका कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। बल्कि ये सबूत था कि ये निज़ाम के ही पैसे हैं और ये पैसे तब के उच्चायुक्त के खाते में जमा कराए गए थे। तो इन सारे तर्कों, दलीलों को सामने रखते हुए आखिरकार वेडनेसडे को अभी जो रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस है 72 साल के बाद अपना फ़ैसला सुनाया, और फैसला ये था कि इस जो उस वक्त 1948 में जो पैसे 1 मिलियन पाउंड्स जमा किया गया था, जो अब लगभग 35 मिलियंस हो गया, जो उस वक्त करीब 89 करोड़ था, जो अब करीब 300 के करीब, मान 300 करोड़ से ज़्यादा, 3 अरब रुपए से ज़्यादा की अब वो पूरी उसकी कीमत हो गई है। तो ये पैसे निज़ाम के वंशों का है, उनके 2 भाइयों का है जिन्होंने ये मुकदमा लड़ा। एक का नाम जो मुकर्रम जे है और दूसरे का नाम मुफक्कम जे। तो इन दोनों भाइयों का है इस पैसे पे हक, और तीसरा हिस्सा भारत सरकार का है। ये फैसला सुना दिया है। अब नेटवर्क बैंक को जाहिर सी बात है ये पैसे इन तीनों के हवाले करने होंगे। तो आप सोचिए, अगर मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट कितना होगा, लेकिन अगर इस रकम का 3 हिस्सा भी करते हैं तो 1 अरब रुपए सबके हिस्से में जाएंगे। अब जो दोनों भाई हैं, कमाल ये भी देखिए कि जब मुकदमा चला था ये बच्चे थे, और जो दोनों मुकदमा लड़ते रहे, अब मुकर्रम और मुफक्कम, इन दोनों भाइयों की इस वक्त उम्र करीब 80 साल के आसपास है। एक लंदन में है अभी, और दूसरे जो हैं वो इस्तांबुल में रह रहे हैं। और चूँकि मैंने आपको बताया था शुरू में, साथ में जो निज़ाम थे उनकी शादी तुर्की के आखिरी खलीफा के बेटी से हुई थी। तो एक भाई इस वक्त
जो 2 हकदार हैं इसके, उनमें से एक लंदन में है, एक इस्तांबुल में है। बाकी इनके जो बच्चे और बाकी लोग हैं वो हैदराबाद में हैं। हैदराबाद में ऑलरेडी इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी संपत्तियां हैं। कहते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए तो अभी भी किराए से ही आते हैं, तो अभी भी रईसी और पैसे वैसे ही बरकरार है। लेकिन ये था वो मुकदमा और उसका फ़ैसला, और 1 मिलियन पाउंड्स 70-72 साल के बाद 35 मिलियन में बदल जाता है, 90 करोड़ 3 अरब में बदल जाता है, और आखिरकार एक फ़ैसला आता है। हालांकि कई लोग इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर देख रहा था कि लोगों ने कहा कि इस पैसे की शायद पाकिस्तान को इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत थी, तो लेकिन वो ये भी हार गए। लेकिन जो पैसे जिसने जमा कराए थे आखिर में उनके वंशों के हाथ में वापस आया। सरकार के साथ चूँकि हाथ मिलाया था तो सरकार के पास भी पैसे आएंगे। ये थी पूरी कहानी हैदराबाद की। साथ में मैंने इसीलिए कहा कि आपको हिस्ट्री भी बता दूं और हैदराबाद के निज़ाम की भी कहानी। और अब हैदराबाद में ये निज़ाम नहीं जो था पहले तक, 7 ही निज़ाम हुए 1 से लेकर 7। उसके बाद अब हिंदुस्तान का एक वो अभिन्न राज्य है। अब तो खैर हैदराबाद में आप जाएंगे तो एक तेलंगाना भी, और इसी से जुड़ा हुआ यह भी कि उस वक्त MIM एक बना था जो वहाँ के कट्टर, वो इसमें जो आपको मैंने बताया कि एक ख़ास पर्सनल जो गार्ड थे निज़ाम के रजाकार, उन्हीं में से कुछ लोगों ने एक MIM संगठन बनाया था जो आगे चलकर अभी AIMIM, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई जो पार्टी चला रहे हैं वो वही है। तो ये थी पूरी हैदराबाद के ख़जाने, हैदराबाद के निज़ाम की कहानी।